अच्छा भाई, तो अब उसके बाद है हमारे पास एक्सरेज और गामा रेज, जो कि हमारे चैप्टर के आखिरी टॉपिक होंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके एमसीक्यूज पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, जल्दी आ जाओ। तो देखो भाई एक्सरेज, एक्सरेज देखो भाई, अगर आप फिर फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप इसको और भी डिटेल में पढ़ोगे, पहले केमिस्ट्री में, सेकंड ईयर में आप इसको फिजिक्स में पढ़ोगे कि भाई एक ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब होता है जिसमें एक मेटल लगा होता है, यहाँ पे कैथोड से निकल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से निकल रहे होते हैं, बहुत ही हाई स्पीड से, और जब इस मेटल टारगेट से टकराते हैं तो टकराने के बाद इस मेटल टारगेट में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन यानी ऊपर नीचे जाते हैं, जिसके नतीजे में रेस प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं एक्स रेज। तो बस इतना याद रख लो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब मेटल पे टारगेट करेंगे, मेटल से टकराएंगे, तो उसमें से क्या निकलेंगे, एक्स रेज निकलेंगी। आप लोगों ने अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हिट्स द मेटल टारगेट। एप्लीकेशन देखो भाई, बढ़िया बढ़िया से इसकी एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो आपको पता है एक्स रेज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्स-रे इमेजेस टू डायग्नोज द फ्रैक्चर इन द बोन्स, टूथ डिके, ट्यूमर्स एंड एब्नॉर्मल मासेस इनसाइड द बॉडी। देखो भाई, जब हम हड्डी वड्डी टूट जाती है उसके लिए हम एक्सरे करवाते हैं, तो उस एक्सरे में हम, देखो मैंने आपको बताया है हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी की भी रेंज होती है, वेवलेंथ की भी रेंज होती है, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो एक्सरेस की भी फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होगी, जिसमें से एक लो फ्रीक्वेंसी होगी, एक हाई फ्रीक्वेंसी होगी। सिर्फ एक्सरेस की बात कर रहा हूँ, अगर दूसरे के एतबार से बताऊंगा तो फिर मैं कुछ और बताऊंगा, लेकिन एक्सरेस की ये मान लो एक रेंज है, तो जिसमें एक लो से हाई तक जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो उस लो से हाई में लो वाली फ्रीक्वेंसी की जो एक्सरेज होती है वो इस्तेमाल की जाती है फ्रैक्चर को लोकेट करने के लिए, टूथ डिके यानी दांतों के भी एक्सरे होते हैं ना, तो उसके लिए ट्यूमर यानी जो एक्स्ट्रा सेल की ग्रोथ हो जाती है जो कि इंसान के अंदर की जरूरत नहीं है, जो कि कैंसर कॉज करती है। एक्स्ट्रा जो सेल की ग्रोथ होती है, एक्स्ट्रा गोश उग जाते हैं, जैसे एक किस्म से आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। सही एबनॉर्मल मासेस जो होते हैं, जो खराब जैसे गोश्त जो बॉडी में बना होता है, उसको लोकेट करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए, उसकी शनाख्त करने के लिए हम एक्सरेज को इस्तेमाल करते हैं। सही है। दूसरी चीज है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं सीटी, सीटी स्कैन। अगर आप लोगों ने देखा, अक्सर सर का लोग करते हैं, जो मशीन के अंदर, गोल सी मशीन के अंदर बंदे को लेके जाते हैं, पूरे सर का सीटी स्कैन होता है। तो देखो भाई, सीटी स्कैन होता क्या है कि भाई इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग डिजीजेस एंड इंजरीज बाय यूजिंग अ सीरीज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज एंड अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस a 3D image of a soft tissues and bones। देखो भाई, सीटी स्कैन में भी लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं, और ये क्या होता है भाई, डिजीजेस और इंजरीज, जो अंदर बॉडी के अंदर के डिजीज और इंजरीज को लोकेट करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए, या इसको आप कह सकते हो डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये एक्सरेज फिर भेजी जाती है कंप्यूटर में, जो कि कंप्यूटर फिर इसका बनाता है 3D इमेज। इसमें सॉफ्ट टिश्यूज और बोन्स के बारे में डिटेक्शन की जाती है, डायग्नोसिस की जाती है, शनाख्त की जाती है। सही है। तो ये होता है हमारे पास सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में भी लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज इस्तेमाल की जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी एक ट्रीटमेंट है, कैंसर सेल की ट्रीटमेंट है। इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी की दैट यूजेस कंट्रोल डोजेस। डोज यानी डोज मतलब एक खुराक जैसे होता है, तो इसमें हम कंट्रोल मिकदार में हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंट्रोल डोजेज उसके इस्तेमाल करते हैं, यानी कंट्रोल मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। टू किल कैंसरस सेल्स, कैंसर सेल को मारने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी। अब भाई इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है एक्सरेज की कि ये भाई किसी भी चीज में पेनिट्रेट कर सकता है, कर जाती है, हालांकि मेटल में भी पेनिट्रेट कर जाती है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी वो प्रोसेस है जो कि जिसमें डिटेक्ट करते हैं क्या भाई, इनसाइड डिफेक्ट बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज is used to detect inside defects of metals, is used to detect the inside defects, यहाँ पे defects के बाद लिखना है of metals। सही है। defects of metals by using हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे। सही, हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज इस्तेमाल की जाती है इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि ये मेटल्स तक में पेनिट्रेट कर जाती है। तो अगर मेटल के अंदर कोई डिफेक्ट हो या कोई खराबी हो, क्रैक वगैरह हो, तो उसको भी
डिटेक्ट करने के लिए यानी उसकी शनाख्त करने के लिए भी हम एक्सरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के बारे में एक क्वेश्चन है, एक्सरेज आर यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल, एक्सप्लेन हाउ। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखो भाई, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी को इस्तेमाल करके हम किसी भी मेटल का क्रैक बता सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में होता है कि भाई अ बीम ऑफ एक्सरेज पॉइंट एट द मेटल। जैसे मान लो ये एक मेटल है, इसके ऊपर बहुत सारी एक्सरेज को भेजा जाता है। बीम ऑफ एक्सरेज यानी बहुत सारी एक्सरेज को भेजना है, यानी बीम ऑफ एक्सरेज को पॉइंट किया जाता है। दूसरी साइड पे एक डिटेक्टर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है भाई? डिटेक्टर लगाया जाता है। अ डिटेक्टर इज अलाइन्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द मेटल व्हिच डिटेक्ट्स एक्सरेज पास थ्रू द मेटल। तो ये डिटेक्टर किस लिए लगाया जाता है कि भाई जो एक्सरेज यहाँ से पास होगी तो उसको ये डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। अब देखो भाई, होता क्या है कि भाई जब मेटल में जहां पे खराबी होती है, मेटल में जहां पे खराबी होती है वहां से बहुत सारी एक्सरेज पास कर जाती हैं, बहुत सारी एक्सरेज पास कर जाती है। लेकिन जहां पे खराबी नहीं होती वहां से बहुत कम एक्सरेज पास करती है। एक बार दोबारा सुन लो कि भाई जहां पे मेटल में खराबी होती है, जहां पे मेटल में क्रैक होता है, वहां से बहुत सारी एक्सरेज पास कर जाती है। वो पता कैसे चलता है? डिटेक्टर में। सही, ये मान लो ये डिटेक्टर है, इसमें यहाँ पे कम डॉट है, यहाँ पे कम डॉट है और यहाँ पे बहुत सारे डॉट है। तो मतलब वो मेटल का बीच वाला हिस्सा, या फिर ऐसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे डॉट है, एक्सरेज की वजह से पड़ते हैं डॉट डॉट, और यहाँ पे कम कम डॉट है। तो जहाँ पे बहुत सारे डॉट आपको नजर आएंगे तो मतलब मेटल के उस हिस्से में, ये मेटल के जिस हिस्से की तरफ होगा उस हिस्से में मेटल में क्रैक होगा। तो यही बात यानी की है कि भाई फ्यूअर एक्सरेज कैन पास थ्रू थिकर रीजन। थिकर रीजन से मुराद ये कि जो चौड़ा होगा, जो सही होगा, मेटल का जो सही हिस्सा होगा उसमें से बहुत कम एक्सरेज पास कर पाएंगी, लेकिन मोर एक्सरेज जो पास कर पाएंगी, ज्यादा एक्सरेज, वो थिनर रीजन। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रैक मौजूद होगा। बात समझ आ गई? ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसको लिख सकते हो। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गामा रेज। तो गामा रेज एक रेडियो एक्टिव रे है, जैसे कि हमारे पास अल्फा रेज होते हैं, बीटा रेज होते हैं, गामा रेज होते हैं, इस तरह से, जो कि आप 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो। तो देखो भाई, गामा रेज हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्रोड्यूस होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में होता क्या है कि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो वो करता क्या है? वो अनस्टेबल न्यूक्लियस टूट फूट का शिकार बन जाता है। जब एक चीज स्टेबल होती है तो वो टूटती नहीं है, लेकिन जब एक चीज अनस्टेबल होती है, जैसे मैं बोलता हूं कि 5 किलो की थैली में आप 10 किलो का सामान डाल दो तो थैली क्या होगी? फट जाएगी। तो इसी तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस भी क्या होता है? एक अनस्टेबल होता है। तो जब अनस्टेबल होता है तो वो न्यूक्लियस टूट फूट का शिकार बनता है। उसी टूट फूट में उसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलती है, जिसमें से एक रे का नाम है गामा रेज, और इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है। एनर्जी से मुराद ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, ये बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है किसी भी चीज में। तो गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ द अनस्टेबल एटम्स डिके इनटू अ स्टेबल न्यूक्लियस। डिके का मतलब होता है टूटना, सही है। तो गामा रेज कब प्रोड्यूस होती है? जब न्यूक्लियाई अनस्टेबल एटम का स्टेबल न्यूक्लियस में चला जाता है। गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग एंड कैन पास थ्रू मेटल्स। ये भी मेटल में पास कर सकते हैं, इसको भी इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडियोग्राफी के प्रोसेस के लिए। अच्छा भाई, इसकी दो एप्लीकेशन है, एक है गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, एक है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो गामा नाइफ सर्जरी में हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर सेल की, जैसे यहाँ पे एक्सरे के थ्रू कैंसर सेल के ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट यूजेस गामा रेज टू डिस्ट्रॉय स्मॉल ट्यूमर टू किल कैंसर सेल्स इन ऑन्कोलॉजी। देखो भाई, ऑन्कोलॉजी जो लफ्ज है ना, ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये एक बायोलॉजी की समझ लो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप कैंसर के बारे में ही पढ़ते हो। कैंसर की डायग्नोसिस, कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर के मेडिसिन, सब के बारे में जब आप पढ़ते हो तो समझो आप क्या पढ़ रहे हो? ऑन्कोलॉजी। तो भाई गामा नाइफ सर्जरी में करते क्या है कि भाई गामा रेज को इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए? जो ट्यूमर होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कैंसर सेल होते हैं उसको खत्म करने के लिए गामा रेज को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं गामा नाइफ रेडियो सर्जरी। दूसरी चीज जो है इसकी एप्लीकेशन वो है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसको हम पेट भी कहते हैं, पीईटी। यहाँ पे थोड़ा सा चुप गया, पेट, पीईटी। देखो भाई, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, एक तो पहले समझ लो पॉजिट्रॉन होता क्या है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन के जैसा ही एक दूसरा दोष होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है और उस पे माइनस चार्ज है, तो इसी इलेक्ट्रॉन के जैसा एक और पार्टिकल होगा लेकिन उस पे प्लस चार्ज होगा। तो ये इसका एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या नाम है इसका? पॉजिट्रॉन।
अब देखो भाई जरा इस प्रोसीजर को समझ लो, जो कि यहां तक मैंने लिखा है, कहां तक लिखा है, यहां तक लिखा है। इस पूरे प्रोसीजर को समझना है और याद भी करना है। 4 पॉइंट्स में मैंने इस प्रोसीजर को लिखा है। PET is used in medical imaging to produce functional 3D images of abnormal tissues और ट्यूमर्स। सिंपल सी बात है कि भाई इमेजिंग करने के लिए, यानी तस्वीर बनाने के लिए, किसकी तस्वीर, जो एबनॉर्मल टिश्यूज है या फिर ट्यूमर्स है। ट्यूमर कैंसर सेल जो की जो ग्रोथ होती है उसको ट्यूमर कहते हैं, बाकी काफी बार बोल चुका हूँ। तो उसकी 3D इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम पेट स्कैन को इस्तेमाल करते हैं, यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें होता क्या है पेट स्कैन में? पेट स्कैन में होता क्या है कि अ शॉर्ट लिव्ड पॉजिट्रॉन एमिटिंग रेडियो एक्टिव सैंपल टेकन। देखो भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ बहुत लंबी लंबी होती है, आप इस चैप्टर बुक के आखिरी चैप्टर में देखोगे। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत खतरनाक होते हैं। जो हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, उसमें यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि जिसका असर फिर अरसे तक खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। हाफ लाइफ से मुराद आधी जिंदगी इतनी ज्यादा होती है, तो समझो उसकी पूरी जिंदगी कितनी होगी। लेकिन हम इसमें एक शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं, यानी जिसकी हाफ लाइफ बहुत कम हो, मान लो 5 मिनट की हो, मान लो 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो। लेकिन कुछ ऐसे जिसके हाफ लाइफ 1500 साल, 2000 साल होती है। सही है, तो वो वाले नहीं ले रहे हम। यहाँ पे मैंने लिखा भी है शॉर्ट लिव्ड पॉजिट्रॉन एमिटिंग रेडियो एक्टिव सैंपल। रेडियो एक्टिव सैंपल तो है लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है, और वो सैंपल है जो कि पॉजिट्रॉन को भी एमिट कर रहा है, पॉजिट्रॉन भी हमें दे रहा है। तो शॉर्ट लिव्ड पॉजिट्रॉन एमिटिंग रेडियो एक्टिव सैंपल टेकन सुटेबल फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन। अब देखो भाई कोई एक फंक्शन तो नहीं है ना, जैसे कोई एक ही रीजन की स्कैन थोड़ी कर दे, पूरे बॉडी में से जहां पे भी ट्यूमर होता है उसको स्कैन करेंगे। तो उस जैसे अभी सर के लिए अलग होगा, अलग सैंपल होगा, और बाकी ऑर्गन्स के लिए अलग अलग सैंपल होंगे। तो जहां के लिए आप ले रहे हो तो वहां के लिए सुटेबल सैंपल हमने उठा लिया है और उसको बॉडी में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया है। बात समझ आ गई कि पेट स्कैन में क्या कि एक तो शॉर्ट लिव्ड पॉजिट्रॉन एमिटिंग रेडियो एक्टिव सैंपल उठाए। शॉर्ट लिव्ड से बना उसकी जिंदगी बहुत कम है और पॉजिट्रॉन भी एमिट कर पाता है वो, और वो सुटेबल है किसके लिए, जो फंक्शन आप करना चाह रहे हो। जैसे मान लो अगर आप सर का अंदर का ट्यूमर लोकेट करना चाह रहे हो तो हमने जो सैंपल लिया वो सर के लिए ही लिया है। सही, तो ऐसे अलग अलग पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के सैंपल होते हैं, जो कि बहुत डिटेल का टॉपिक है, उसमें हमने नहीं पढ़ना। हमने जितनी डिटेल बुक में दी हम उतना ही पढ़ेंगे। सही है, और उसको बॉडी में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा स्टेप होता क्या है कि भाई जो रेडिएटेड पॉजिट्रॉन्स होते हैं, जो पॉजिट्रॉन जिस रेडियो एक्टिव सैंपल जो कि हम बॉडी में डाल देते हैं, ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें से पॉजिट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं उस सैंपल में से। तो रेडिएटेड पॉजिट्रॉन यानी जो कि पॉजिट्रॉन निकल चुके हैं, वो करते क्या है, क्विकली फ्यूज विद नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स। आसपास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। रेडिएटेड पॉजिट्रॉन यानी जो पॉजिट्रॉन निकल चुके हैं वो जाके क्या करते हैं, पटक से जाके इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके फ्यूज हो जाते हैं। जब फ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो फ्यूज होके ये चीज बन गई, ये डॉट जब मैं बना रहा हूं, ये डॉट इन दोनों के फ्यूज होने से बना। तो होता क्या है कि फिर इसमें से दो पार्टिकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, दो पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो दो पार्टिकल क्या है भाई, लीड टू ये जो दो अल्लाह आपका भला करे पार्टिकल कह रहा हूं मैं, एंड लीड टू गामा रेज। एक इस तरफ जाता है और एक इस तरफ जाता है। सही है, एक पॉजिट्रॉन जो कि निकला रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, इलेक्ट्रॉन अंदर पहले से ही मौजूद थे, ये दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इनमें से दो गैमा रेज निकलती हैं, और वो दोनों गैमा रेज ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलती है, और इन गैमा रेज की एनर्जी होती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, ये जो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी आगे जाके आप समझोगे कि भाई ये कौन सा यूनिट आ गया। अभी तक हमने एनर्जी का सिर्फ जूल पढ़ा है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी का यूनिट होता है। सही है, तो बात समझ आ गई कि भाई रेडिएटेड पॉजिट्रॉन यानी जो पॉजिट्रॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकल चुके हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ जाके फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसके नतीजे में दो गैमा रेज निकलती हैं, और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनकी एनर्जी होती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, ट्रेवलिंग इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, टू गैमा रेज, ये यहाँ लिखा हुआ है कि भाई
radioactive positron quickly fuse with nearby electrons and led to two gamma rays of 511 kilo electron volt traveling in opposite direction. आखिरी जो स्टेप होता है इसका कि भाई ये जो gamma rays निकलती है ये होती क्या है, आफ्टर डिटेक्टिंग द gamma rays, जो डिटेक्टर होते हैं उस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, उस gamma rays को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करके इसको कंप्यूटर के पास भेजते हैं। तो वो कंप्यूटर क्या करता है, अ कंप्यूटर जनरेट्स एन इमेज, वो कंप्यूटर क्या करता है, इमेज बनाता है उन गेमा रेस को डिटेक्ट करके, दैट हाईलाइट्स द लोकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बीइंग एग्जामिन्ड। सही है, जिसका मतलब ये है कि भाई जब गेमा रेस निकलती है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर में इमेज बना जाता है। किसका इमेज बना जाता है, जिस प्रोसेस को आप लोगों ने डिटेक्ट कर रहे हो, यानी जिस प्रोसेस की आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, जिस प्रोसेस का जिस बीमारी, जिस जगह की बीमारी की आप शनाख्त करना चाह रहे हो, तो उस जगह की तस्वीर आपके पास कंप्यूटर में बन जाती है। कब, जब ये गेमा रेस डिटेक्ट होती है। और ये गेमा रेस कहाँ से आती है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की फ्यूजन की वजह से दो गेमा रेस निकलती है। तो ये होता है हमारे पास पेट स्केल। अब इसके कुछ सवाल है, वेयर डू गेमा रेस कम फ्रॉम, तो भाई गेमा रेस कहाँ से आती है, गेमा रेस कहाँ प्रोड्यूस, ये सवाल का जवाब आप लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। हाउ आर गेमा रेडिएशन यूज्ड इन रेडियोग्राफी फॉर डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स, तो इसमें आप ये लिख सकते हो। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ गेमा रेज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर मेडिकल इमेजिंग, तो भाई इमेजिंग तो यहाँ पे ही हो रही है, कहाँ पे हो रही है, पेट स्कैन, पेट स्कैन में हो रही है मेडिकल इमेजिंग। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में इमेजिंग का मतलब क्या है कि भाई किसी चीज की एग्जामिनेशन हो रही है, किसी चीज की डायग्नोसिस हो रही है, शनाख्त हो रही है, तो वो तो यहाँ पे हमें पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में ही नजर आया कि भाई किसी चीज की इमेजिंग हो रही है। तो इस तीसरे वाले में आप ये पेट लिख सकते हो। सही है, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर होता है एंड। अब आते हैं जरा अपने एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स पे।